चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे कि 1857 की क्रांति का हम लोग मूल्यांकन देखे थे। मूल्यांकन देख लेते, मूल्यांकन का परिणाम भी देख लेते। पिछले लेक्चर हम लोगों ने क्या देखा, 1857 की क्रांति का फाइनली हम लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, भारतीयों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ब्रिटिश के लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम हम लोग देख चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ये जो 1857 की जो क्रांति है, कभी कभी इसको विद्रोह कहते हैं, है ना, कभी कभी कुछ लोग इसको स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार ये जो विद्रोह या क्रांति जिसको हम कहते हैं, उनके हिसाब से अलग अलग टर्म का यूज़ क्यों किया जाता है। कुछ लोग इसको विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग इसको क्रांति कहते हैं। आखिर ये जो मतों का विभाजन है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। हालांकि एक हम फैक्ट बता देंगे आपको, एक पूरा बॉक्स बनवा देंगे आप लोग को कि 1857 की क्रांति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार इनका मत क्या था। मतलब उनके अनुसार 57 की क्रांति विद्रोह था या कोई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कुछ लोग कहते हैं इसको, वो पूरा लिस्ट आपको बता देंगे, ठीक है। अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग मत है। ये जो आज का जो टॉपिक हमारा क्या है, 1857 की क्रांति का स्वरूप। स्वरूप का मतलब क्या होता है, इसकी प्रकृति, नेचर कैसा था, वास्तव में कैसा ये नेचर का था। तो ब्रिटिश इतिहासकार का मानना, जैसे कि एक ब्रिटिश इतिहासकार है सर जॉन लॉरेंस और सीले, उनका मानना है कि दरअसल 57 की जो आप क्रांति कहते हो, दरअसल वो क्या था, एक प्रकार से सैन्य विद्रोह था और कुछ नहीं था। सेना की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए सेना लोगों ने मिल करके विद्रोह कर दिया। मतलब इनका मानना यही है कि दरअसल ये जो विद्रोह आपको दिख रहा है ना, ये कोई बहुत बड़ा विद्रोह नहीं था, मामूली सा एक छोटा मोटा विद्रोह था। मतलब सेना का जो अपना महत्वाकांक्षा था, उनको टाइम पर देखिए ब्रिटिश सरकार का क्या मानना था, ब्रिटिश सरकार के मानना था या फिर जो सर जॉन लॉरेंस है, इन लोगों का भी यही मानना था कि दरअसल 57 की जो क्रांति है वो सैन्य विद्रोह था। और क्योंकि भारतीय सैनिकों को वेतन का समस्या था, उनको सैलरी हो सकता है टाइम पर नहीं मिल पाता हो, या उनको ब्रिटिश अधिकारियों की तुलना में कम सैलरी मिलता हो। दूसरा, उसको भत्ते मतलब रहने खाने का जो खर्च होता है वो नहीं मिल पा रहा हो सकता है उसको मिलने में देरी हो गया हो। तीसरा, अन्य सुविधा। तो इनका ये मानना है कि दरअसल ये जो विद्रोह आपको दिख रहा है वो दरअसल कुछ नहीं है, भारतीय सैनिकों को मतलब कि महत्वाकांक्षा था, ये मिल नहीं पा रहा था, इस वजह से उन सभी लोगों ने एकजुट होकर के विद्रोह कर दिया। तो आप देखिए 57 की क्रांति में समझने में प्रॉब्लम क्या है, आप समझिए बात को कि इनका ये मानना कि केवल भारतीय सैनिकों की इन्हीं समस्याओं की वजह से विद्रोह हुआ। जबकि रियलिटी जब हम लोगों ने मूल्यांकन पढ़ा उसमें क्या देखे कि 57 की क्रांति सिर्फ ऐसा नहीं कि देखो सैनिकों के माध्यम से शुरुआत जरूर हुआ था, लेकिन इसमें शामिल और भी लोग थे, इसमें कुछ किसान लोग भी थे, इसमें कुछ जो कई सारे जो राजा था जिनका की ज़मीन हड़पा गया था, वो लोग भी इसमें शामिल थे, कुछ ज़मींदार लोग भी थे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस विद्रोह में केवल और केवल जो है सिपाही ही था, सिपाही के अलावा और भी कई सारे लोग शामिल थे इसमें। तो अंग्रेज तो देखिए, ब्रिटिश तो ये साबित करने का प्रयास करेगा ना कि ये केवल और केवल सैन्य विद्रोह था और कुछ भी नहीं था। और ऐसा करने के पीछे रीज़न क्या है कि जो ब्रिटिश में जो बैठा हुआ वहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ काउंसिल जो बैठा हुआ है, फिर उसको जो कंट्रोल कर रहा है वहाँ से ब्रिटिश सरकार को, ये मतलब ब्रिटिश सरकार को बस ये जवाब देना था, ये कुछ नहीं है, छोटा मोटा प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कर देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। वो तो बाद में जब विद्रोह का स्वरूप जब देखा गया तो मामला समझ में आया, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिश इतिहासकार का मानना था कि दरअसल ये कुछ नहीं था विद्रोह, वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं जो नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से ये सब विद्रोह हुआ था। अब ये साबित करने का जो प्रयास किया था, ये साबित करने का प्रयास क्यों किया गया था, इनका ये मानना है, ब्रिटिश सरकार का ये मानना था। ब्रिटिश सरकार का मतलब क्या, जो भारत में जो उसका शासन चल रहा था ब्रिटिश का ही चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से चल रहा था। तो उनका ये कहना था कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों में दरअसल कोई त्रुटि नहीं था। यहाँ पर जो ब्रिटिश आर्थिक नीति था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम तो सिर्फ भारतीय सैनिकों की महत्वाकांक्षा का था, इनका प्रॉब्लम था। हमारा जो आर्थिक नीति जो चल रहा था वो बिल्कुल ठीक चल रहा। आर्थिक नीति का मतलब यानी कि जो टैक्स सिस्टम जो चल रहा था बिल्कुल ठीक चल रहा था, कहीं प्रॉब्लम नहीं था। यानी कि उसका जो रैयतवाड़ी महलवाड़ी सब जो चल रहा था, प्रॉब्लम उसमें नहीं है इनके अनुसार। जबकि रियलिटी क्या हम देख रहे हैं कि किसान भी इनके खिलाफ होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो अवध के जो सैनिक, हाँ, अवध को कुशासन के आरोप में जो है शामिल किया गया था,
तो लोगों में एक अलग ही रोष था। अच्छा, अवध, चूँकि ज़्यादातर जो सिपाही था वो अवध के थे। अच्छा, अवध का जो सिपाही था उसके जो फादर थे वो क्या थे, किसान थे। अच्छा, उनका भी शोषण हो रहा था, प्लस अवध को कुशासन के आरोप में उसको मतलब शामिल भी किया गया था, तो वो एक अलग रोष था सिपाही के अंदर। तो मामला देखिए, सिपाही के माध्यम से तो सिर्फ ये एक जरिया बना था, सिपाही तो एक फ्रंट पे आया था केवल। दरअसल उस विद्रोह के पीछे बहुत सारे लोग शामिल थे। अभी साबित करने, अभी पढ़ेंगे इसको, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले इतना गंभीर चुनौती ब्रिटिश को कभी मिला नहीं था आज तक। तो देखिए, अब दरअसल ये अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास करने के चक्कर में यही सब बातें बोल रहा है। ये अपनी आर्थिक नीति में कोई दोष देने का मतलब चांस ही नहीं दे रहा है। बोलता नहीं, मेरा आर्थिक नीति बिल्कुल ठीक है, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी या स्थायी बंदोबस्त या जो व्यापार का जो हम प्रक्रिया अपनाए हुए हैं, ये सब में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत इन लोगों के साथ है, विद्रोह इन लोगों को कुछ नहीं, सैन्य विद्रोह कुछ भी नहीं है। तो ये बल्कि यह कहने का प्रयास करता, बल्कि यह विद्रोह सिपाहियों की महत्वाकांक्षा का परिणाम। महत्वाकांक्षा मतलब उम्मीद। इनको अच्छा वेतन मिलता, फिर टेंशन नहीं था, अच्छा भत्ता मिलता, कोई टेंशन नहीं था, अच्छा सुविधाएं मिलता, कोई टेंशन नहीं था। सिर्फ इनकी महत्वाकांक्षा का प्रॉब्लम है और बाकी कुछ नहीं है। मेरा आर्थिक नीति ठीक चल रहा है, इनका ये मानना। अब देखिए भारत के लोगों का क्या मानना था। भारतीयों के अनुसार इसको केवल सैन्य विद्रोह नहीं कहा जा सकता है। तो सैन्य के माध्यम से विद्रोह था, ये बात सही है, लेकिन इसको सिर्फ सैन्य विद्रोह कहना वो तो गलत है। सैन्य विद्रोह कहना इसलिए गलत है क्योंकि इसमें सभी भारतीय सिपाही ब्रिटिश के विरुद्ध नहीं थे। पॉइंट देखिए इसका, काउंटर कैसे किया है। इनका पॉइंट ये है कि सभी भारतीय सैनिक जो है किसके खिलाफ थे, ब्रिटिश के खिलाफ थे, जबकि इनका सीधा कहना है कि क्या सभी भारतीय सिपाही ब्रिटिश के विरुद्ध थे, नहीं थे। जब 57 की क्रांति हुई थी उस समय बहुत सारे जो सेना थी, जो भारत की सेना थी, वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ा था, उनके तरफ से लड़ा था। अगर सुविधाएं का, वेतन का दिक्कत होता या अन्य सुविधाएं का दिक्कत होता तो सभी सेना मिलकर करता ना, कि क्या केवल कुछ सेना करेगा, सभी को दिक्कत होता। तो ये वाला बात तो आपका झूठा साबित हो गया, क्योंकि सभी भारतीय सिपाही ब्रिटिश के विरुद्ध नहीं थे, कुछ तो उसके सपोर्ट में थे। उसके अलावा इसमें किसान, असंतुष्ट शासक और कुछ जमींदार वर्ग भी, यानी कि कुछ राजा भी और कुछ जमींदार लोग भी शामिल थे। किसके शामिल थे, भारतीयों के तरफ से। उसके तरफ से तो शामिल था ही, लेकिन भारत के तरफ से कुछ राजा लोग भी। अभी हम लोग पढ़े थे, लखनऊ से कौन थे, बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन थे, तात्या टोपे थे। तो अलग अलग जगह से, झांसी से जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, ये लोग जो शामिल हुए थे, क्या ये लोग, इन लोगों को भी वेतन भत्ते चाहिए था क्या, नहीं ना। तो केवल आप कैसे इसको सैन्य विद्रोह कह सकते हो, ये तो बेवकूफ़ी है कहना। तो भारतीयों ने काउंटर बहुत शानदार तरीके से किया और ये कहते हैं दरअसल ये जो विद्रोह हुआ, ये कहता है कि ब्रिटिश आर्थिक नीति से विभिन्न वर्ग शोषित हो रहे थे। ये जो आपका आर्थिक नीति था, इस आर्थिक नीति से सिर्फ सेना ही नहीं, सेना के अलावा अलग अलग शासक, जैसे आपने अवध को कुशासन के आरोप में शामिल कर लिया, यानी ये भी तो आर्थिक नीति था। अवध को आपने मतलब बोला कि वहाँ पे प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए अवध को शामिल कर लो। तो कुशासन के आरोप में जब अवध को शामिल करोगे, वैसे उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई को भी उसका जो दत्तक पुत्र था उसको गोद लेने से मना किया गया था, तो लक्ष्मीबाई भी नाराज थे। उसी तरह कानपुर से कौन थे, तात्या टोपे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, या फिर हमारे बिहार से जो वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह और वीर कुंवर सिंह दोनों थे। तो क्या ये सभी लोग क्या सैन्य विद्रोह कर रहे थे, नहीं ना। तो ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी आर्थिक नीति से सभी लोग शोषित हो रहे थे। सिर्फ विभिन्न वर्ग का मतलब क्या, किसान शोषित हो रहा था, सिपाही तो शोषित हो ही रहा था, आदिवासी भी शोषित हो रहा था, जमींदार भी शोषित हो रहा था। भारत में रहने वाले तमाम वर्ग आपसे नाराज थे और इस शोषण के विरुद्ध असंतोष की अभिव्यक्ति थी, ये सिपाहियों के माध्यम से हुआ। बस ये समझिए, ये इतने सारे लोग, सभी लोग नाराज तो थे, बस नाराजगी जाहिर करने के लिए पहला जो चेहरा है वो सिपाही के माध्यम से दिखा। मतलब फ्रंट पे केवल सिपाही के माध्यम से हुआ, शुरुआत सिपाहियों ने किया। बाद में तो देखेंगे सिपाही के बाद बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये इनका लॉजिक था कि दरअसल ये स्वरूप कैसा था, सैन्य विद्रोह का जो टॉपिक था बस वो यही था कि ब्रिटिश सरकार का मानना था दरअसल ये कुछ नहीं, सैन्य विद्रोह और कुछ भी नहीं है। जबकि भारतीयों ने इनको साबित किया कि ये केवल सेना का विद्रोह नहीं था, सेना के अलावा कई सारे लोग भी इसमें शामिल थे। और ये नहीं कह सकते ये राजा और ये जो अन्य जमींदार वर्ग था उनको वेतन भत्ते का समस्या था, ये तो केवल सिपाहियों के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, उसमें भी क्या है, क्या सभी भारतीय सैनिक जो है
ये जो सभी भारतीय सिपाही था वो ब्रिटिश के विरुद्ध थे क्या? नहीं थे। कुछ तो उसके सपोर्ट में भी थे, तो क्या कह सकते हैं फिर? तो ये वाला बात आपका झूठ हो गया। तो उनके लॉजिक को ये क्या कर दिया? झूठ। तो इसी बात को अब थोड़ा सा भाषा के रूप में इसको लिखिए। समझ में आ गया ना पूरा अच्छी तरह से? लिखिए, सैनिक विद्रोह लिखिए, हेडलाइन दीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। ऑनलाइन वाले भी भैया आप लोग भी आराम से कॉपी खोल करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आराम से बैठे हुए हैं, कहानी सुन ली है, मज़ा आ रहा है, नहीं। कॉपी कलम लेकर के बैठना है और आराम से इसको लिखते भी रहना, छापना भी है। तो लिखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है मेन से पूछा जाता है कि ये जो 57 की क्रांति सैन्य विद्रोह है या नहीं, बीपीएससी में पूछा गया है ऐसे क्वेश्चंस को। सैन्य विद्रोह लिखिए, सैनिक विद्रोह हेडलाइन डालिए, मतलब पहले होना चाहिए स्वरूप, स्वरूप के नीचे लिखिए सैनिक विद्रोह, और उसके बाद यही सारा बात जो है लैंग्वेज में कैसे लिखना है वो लिखिए। अब मान लीजिए जिसका की ग्रेजुएशन कर रहा है और हिस्ट्री ऑनर्स है, कहीं नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन? खूब पूछता है कि सिपाही विद्रोह था कि नहीं था, तो साबित करना, इसी बात को खाली काउंटर करना है। तो लिखिए, ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने 1857 के विद्रोह को 1857 के विद्रोह को 57 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के रूप में सिपाही विद्रोह के रूप में सिपाही विद्रोह के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि वेतन कौमा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं को लेकर भारतीयों में कुछ असंतोष पैदा हुआ, कुछ असंतोष पैदा हुआ और उन्होंने सरकारी आज्ञा का पालन करने से पालन करने से मना कर दिया। मतलब उनके अनुसार कि भाई आप वेतन उत्तर नहीं दे रहा था इसलिए विद्रोह कर दिया, फिर सरकार का जो भी आज्ञा था उसको पालन नहीं करने लगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हाँ लिखिए, यह व्याख्या ब्रिटिश साम्राज्यवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। यह व्याख्या ब्रिटिश साम्राज्यवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण पर आधारित। अब देखिए साम्राज्यवादी दृष्टिकोण पर कैसे आधारित है? साम्राज्यवाद मतलब ये तो पूरा भारत को कैप्चर करना चाह रहा था, बस वो अपने आर्थिक नीति को छिपाना चाह रहा था। तो साम्राज्यवाद तो उसके दिमाग में था ना कि हमको आर्थिक नीति के बारे में कोई गलत नहीं बोल सकता, वो मेरा ठीक चल रहा है। वो तो सिपाहियों की महत्वाकांक्षा ऐसी है कि हम पूरा नहीं किए होंगे, इस वजह से विद्रोह कर दिया।
तो कुछ नहीं, ये ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का महत्वाकांक्षा था और कुछ नहीं था। अगर समझा जाए इसको तो ये क्या था, महत्वाकांक्षा तो ब्रिटिश का था जो औपनिवेशिक हित अपना बना के रखना चाहता था। ये वाला में कोई टच नहीं कर सकता। तो देखिए, यह व्याख्या ब्रिटिश साम्राज्यवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। इसे मात्र सिपाही विद्रोह के रूप में दिखाकर, सिपाही विद्रोह के रूप में दिखाकर यह साबित करने का प्रयास किया गया कि यह साबित करने का प्रयास किया गया कि भारत में ब्रिटिश द्वारा लागू की गई आर्थिक नीतियों में कोई त्रुटि नहीं थी। यह विद्रोह तो सिपाहियों की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। समझ में आया? ये इसका तर्क था। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए। अब भारती के अनुसार अगला पैराग्राफ लिखिए। भारतीयों के अनुसार मतलब भारतीयों के अनुसार क्या, वास्तविकता तो वही था। भारतीयों के अनुसार इसे सिपाही विद्रोह नहीं माना जा सकता है। इसे सिपाही विद्रोह नहीं माना जा सकता है, क्योंकि भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग कौन होगा? भारतीय समाज का सबसे बड़ा वर्ग किसान। सबसे बड़ा वर्ग कौन होगा? सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका होगा? किसानों का ही होगा ना। सिपाहियों की संख्या तो बहुत कम होगी। सबसे बड़ा वर्ग कौन होगा? किसान। तो लिखिए, भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग किसान भी, हाँ, एक बड़ा वर्ग किसान भी शामिल था। तो साथ ही असंतुष्ट शासक वर्ग और कुछ जमींदार भी शामिल थे। और
कुछ जमींदार भी शामिल थे। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिए। दूसरी ओर सभी भारतीय सिपाही ब्रिटिश के विरुद्ध नहीं थे। ब्रिटिश के विरुद्ध नहीं थे। हाँ, ब्रिटिश के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि वे ब्रिटिश का ही साथ दे रहे थे। ब्रिटिश का ही साथ दे रहे थे। इस दृष्टि से इसे मात्र सिपाही विद्रोह कहना तार्किक नहीं है। सिपाही विद्रोह कहना तार्किक नहीं है। पूर्ण विराम नहीं है, तार्किक नहीं है। फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए। दरअसल ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से भारत के विभिन्न वर्ग शोषित और पीड़ित हो रहे थे। शोषित और पीड़ित हो रहे थे। पूर्ण विराम। इस शोषण के विरुद्ध असंतोष की अभिव्यक्ति सिपाहियों के माध्यम से हुई। ठीक है, अब इसको वीडियो को पहले इसको देखिए। इसके बाद जो अगला है टॉपिक, ये स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में था या नहीं था, इस पे बात करेंगे। अभी तो सैनिक विद्रोह था या नहीं था, इस पे बात हो गया। अब अगला जो डिबेट चलेगा वो किस पे चलेगा कि क्या इसको स्वतंत्रता संघर्ष माना जाए या फिर नहीं माना जाए। इस पे अलग अलग लोगों का क्या मत है। पहले वीडियो को पॉज कर लेते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। चलिए, अब देखिए, अब जो हमारा अगला मुद्दा क्या है। अब स्वरूप में हम लोग सबसे पहला अभी क्या देखें, आपको जस्ट क्या लिखा है, किस चीज़ पे बहस अभी चला। नहीं, स्वरूप में पहला अभी क्या बताया जस्ट अभी हम, कि इसको सैन्य विद्रोह माना जाए या फिर नहीं माना जाए। अच्छा, अंग्रेजों के अनुसार वो क्या था, सैन्य विद्रोह था, जबकि भारतीयों ने साबित किया कि वो सैन्य विद्रोह नहीं था। अब दूसरा जो मुद्दा जो डिबेट होगा वो इस चीज़ पे कि क्या इसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष माना जाए या फिर नहीं माना जाए।
अब उसमें भी दो गुट हैं। अब बेंजामिन डिज़रायली जो कि ब्रिटिश के तरफ से ही इतिहासकार थे, बेंजामिन डिज़रायली, बी.डी. सावरकर और जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों का मानना था दरअसल ये भारत के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष था। 57 की क्रांति के बारे में क्या ओपिनियन है? इनका ओपिनियन है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष है, इनका मानना है। जबकि आर.सी. मजूमदार का कहना है कि ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष था ही नहीं। अब क्या है दोनों का तर्क, वो हम लोग समझते हैं। पहले इनका तर्क देख लेते हैं, उसके बाद फिर जब हम समीक्षा पढ़ेंगे तो फिर इनका भी तर्क हम लोग देख लेंगे कि ये किस हिसाब से मान रहे हैं कि 57 की क्रांति राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष था। देखिए, आर.सी. मजूमदार का कहना था कि यह ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। बहुत बड़ी बात ये कह दी है। अब साबित कैसे करेंगे इस बात को, हम अभी बारी बारी करके देखेंगे इनके तर्क को। एग्जाम में कई बार प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से ये कथन किसका है ना, पूछ लेगा कि ये 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से ये कथन किनका था, या ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो किसके बारे में बोलेंगे? आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन में ये सब दे देगा आपको, बी.डी. सावरकर दे देगा, बेंजामिन डिज़रायली दे देगा, जवाहरलाल नेहरू दे देगा। तो किनका हो जाएगा ये? आर.सी. मजूमदार। जबकि बी.डी. सावरकर, जवाहरलाल नेहरू और बेंजामिन डिज़रायली वो तो इस बात को मान ही रहे कि भाई ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष था। अब ये कैसे उस बात को काउंटर करते हैं, हम लोग बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला बात ये कहते हैं कि यह प्रथम संघर्ष नहीं था। प्रथम क्यों नहीं था? प्रथम इसलिए नहीं था क्योंकि 1857 के पूर्व भी ब्रिटिश को सशस्त्र विद्रोह का सामना करना पड़ा था। इससे पहले भी सशस्त्र विद्रोह का सामना पड़ना, सशस्त्र विद्रोह का मतलब शस्त्र से, लड़ाई से, हथियार से पहले भी मतलब ब्रिटिश के खिलाफ कई सारे भारतीय लोग हो चुका है। इसके पहले हम लोग बहावी आंदोलन और संथाल विद्रोह, अभी आगे चल के आपको पढ़ाने वाले हैं, जो जनजातीय विद्रोह हम पढ़ाएंगे आपको। तो इन जनजातियों के माध्यम से, बहावी तो खैर ये अलग मामला था, बहावी और संथाल विद्रोह के माध्यम से अंग्रेजों को गंभीर रूप से सशस्त्र विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि यह प्रथम जो है ये संघर्ष था? प्रथम संघर्ष तो नहीं था 57 की क्रांति। 57 की क्रांति से पहले भी उनको बहावी और संथाल विद्रोह जैसा सामना करना पड़ा है। ये इनका पहला तर्क था, क्योंकि इसीलिए इसको प्रथम विद्रोह नहीं बोलता, क्योंकि इससे पहले भी भारत में विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हो चुका है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इसको राष्ट्रीय विद्रोह माना जाए या फिर नहीं माना जाए। इनका मानना कि आर.सी. मजूमदार का कहना कि राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं था। राष्ट्रीय क्यों नहीं था? देखिए, राष्ट्र का मतलब आप क्या समझते हैं? पूरे भारत के स्तर पर? ये तो हम सभी को पता है कि पूरे भारत के स्तर पर तो ये चीज़ लागू नहीं हुआ था। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में ही मतलब ये ज़्यादा एक्टिव हुआ था, है ना। उत्तर भारत में भी सभी जगह पर नहीं था, उत्तर भारत में भी कुछ क्षेत्रों पर ये विद्रोह हुआ था। ठीक है। तो अब ये राष्ट्रीय क्यों नहीं है? क्योंकि कहता है संपूर्ण भारत में ये विद्रोह था क्या? संपूर्ण भारत में भी नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मध्य वर्ग इससे अलग रहा है। मध्य वर्ग यानी जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो इसके सपोर्ट में था क्या? शिक्षित वर्ग तो अलग ही रहा, उनको कोई मतलब नहीं था। उनको तो ये लगता था कि इस विद्रोह के माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा फिर से वही जो पुराना रूढ़िवादी सिस्टम है वो लागू ना हो जाए, सामंतवादी। क्योंकि इस विद्रोह में ज़्यादातर हम लोग क्या देखते थे, सामंत लोग भी बहुत सारे शामिल थे, जो नाराज शासक थे, जो देसी शासक, वो लोग भी शामिल थे। तो मध्य वर्ग को ये लगा कि अरे यार ये लोग विद्रोह कर रहा है, इसका मतलब है कि ये लोग अपना पुराना दिन चाह रहा है। जो सामंतवादी व्यवस्था जो पहले चल रहा था वो उसी व्यवस्था को लागू करना चाह रहा है, इसीलिए ये लोग विद्रोह कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो पढ़े लिखे लोगों को लगता था कि ये जो अंग्रेज है ये अपने मतलब जो उस समय पूरा सुधार वाला काम चल रहा था, तो पढ़े लिखे लोगों को हाँ पूरा एकदम आधुनिकीकरण हो रहा है, तो उनको लगा यही अंग्रेज केवल आधुनिकीकरण कर सकते हैं। और ये लोग तो उनके खिलाफ इसलिए क्योंकि जो नए नए चीज़ों को अपना रहे हैं वो पसंद नहीं कर रहे हैं। जैसे सती प्रथा का विरोध हुआ था, दास प्रथा का भी हुआ था, विधवा विवाह का भी विरोध हुआ था, इन्हीं लोगों के माध्यम से हुआ। तो ये देखिए अक्सर होता है ना कि जो लोग हर चीज़ का विरोध करते थे, अब वो आंदोलन अगर करेगा तो लगेगा नहीं ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है और ये हमारे खिलाफ है। जैसे अभी भारत में क्या चल रहा है कि कोई भी आदमी बीजेपी का अगर सिर्फ विरोध कर देगा तो लोग ये मान के चलते हैं कि वो कांग्रेस का समर्थक है। ऐसा चलता है कि नहीं? ये ट्रेंड है दिमाग में। अगर कोई कांग्रेस की तारीफ कर दिया तो ये मान के चलता है कि वो बीजेपी का समर्थक है। तो ये एक कहते हैं कि दो पाले में लोगों को बांटने का जो नज़रिया है वो आज से नहीं सदियों से चलते आ रहा है। तो अंग्रेज़ों के टाइम में भी ऐसा हुआ था। जो पढ़े लिखे लोग थे उनको लगता था कि ये ब्रिटिश जो इतने शानदार काम कर रहा है और ये जो जमींदार लोग हैं ये लोग उसके खिलाफ है,
अच्छा, 57 की क्रांति में जब ये लोग सड़क पर उतरे तो वो नहीं उतरे। उनको लगता था कि ये लोग अपने अपने मतलब उनको ये लगता था कि ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहा है। बात ये भी सही था, अपने हक के लिए लड़ भी रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश का विरोध का और भी कई कारण थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति से वो लोग परेशान थे और उनको लगता था ये ठीक चल रहा है मामला। तो शिक्षित वर्ग जो है ना उस समय समझ नहीं पाया सिचुएशन को कि मामला ये क्या चल रहा है। तो यही हुआ। तो इनका मानना था कि मध्य वर्ग से अलग रहने का रीज़न आपको समझ में आ गया, क्योंकि उनको लगता था कि ब्रिटिश केवल आधुनिकीकरण कर रहा है तो हम ब्रिटिश के खिलाफ क्यों जाएं। ठीक है, तो वो औपनिवेशिक चेहरा को उस समय पहचान नहीं पाए ठीक से। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, इस काल में राष्ट्रीयता की भावना था क्या? क्या लोगों के अंदर नेशनलिज्म था? क्या लोग पूरा राष्ट्र के स्तर पर सोच पाते थे कि ये देश हमारा है, पूरा भारत हमारा है? वहाँ तो ये सब अवध का लोगों को ये लग रहा है कि अवध मेरा है। झांसी के लोगों को लगता है कि झांसी ही मेरा देश है। तो अलग अलग क्षेत्र के लोगों को ये लगता था ये हमारा क्षेत्र नहीं बल्कि वो क्या है, देश है हमारा लिए, सब चीज़ हमारा, पूरा संसार, पूरा दुनिया यही हमारे लिए। वो तो भारत की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। तो अलग अलग क्षेत्र के लोग केवल अपने मतलब क्षेत्रवाद लोगों के अंदर था, राष्ट्रवाद नहीं कह सकते आप इसको, है ना। तो यही बात है। तो इसको राष्ट्रीयता की भावना के विकास से भी आप जोड़ करके आप नहीं देख सकते हो। थर्ड पॉइंट कहता है कि इसको आप स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो संग्राम था वो भारत की आज़ादी के लिए नहीं लड़ा गया था। बात समझ में आ रहा है? क्या ये संग्राम भारत की आज़ादी के लिए लड़ा गया था ऐसा क्या? इनका मानना है कि विद्रोही कहीं भी भारत की आज़ादी का मांग नहीं कर रहे थे। विद्रोही कहीं भी भारत की आज़ादी का डिमांड नहीं किया, अपने अपने क्षेत्र की आज़ादी की बात कह रहा था। बात पॉइंट भी सही है कि विद्रोही कहीं भी भारत की आज़ादी की बात कह ही नहीं रहा था। दूसरा पॉइंट क्या है कि अनेक भारतीय अंग्रेजों का भी साथ दे रहे थे ना। बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे, कई सारे सिपाही लोग भी थे, वो उनके सपोर्ट में थे। सबसे बड़ा बात है मध्य वर्ग तो समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। तो मध्य वर्ग भी किसके फेवर में था? देखा जाए तो कुल मिला के तो मध्य वर्ग भी उसी के फेवर में था। तीसरा क्या, विद्रोही, अच्छा तीसरा पॉइंट क्या है कि विद्रोही अपनी अपनी समस्या कारण एकजुट हुआ था। ये जो विद्रोही सभी लोग जो एकजुट हुआ था, क्यों हुआ था? अपना अपना प्रॉब्लम लेकर के। तभी तो वो बहादुर शाह जफर के पास गए थे, जो तात्या टोपे गए थे ना, बहादुर शाह जफर भी वो लोग भी गए थे वहाँ बहादुर शाह जफर के पास। रानी लक्ष्मीबाई, जो सब लोग जो एकजुट हुए थे, जितने सारे विद्रोही थे, उनका एकजुट होने का कारण यही था कि सबके साथ अपना अपना प्रॉब्लम था, सभी के अपने हित भी थे। तो विद्रोहियों के अंदर कोई नेशनलिज्म वाली बात नहीं है। जैसे यही चीज़ हम जो बाद में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो वहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, तिलक हैं, जितने सारे बड़े बड़े लोग हम आपको जब आप देखेंगे पढ़ेंगे आगे चल के, तो क्या वहाँ पे सभी लोगों का अपना हित था क्या? बाद में यही चीज़ नेशनलिज्म में जुड़ जाएगा, लेकिन 57 की क्रांति के समय कोई राष्ट्रवाद लोगों के अंदर नहीं था। सिंधिया और होलकर जैसे बड़े बड़े लोग जो राजा रजवाड़े थे, वो खुद अंग्रेजों के सपोर्ट में था। जबकि जब नेशनल मूवमेंट चला था, जब राष्ट्रीय आंदोलन चलेगा, आप देखिएगा कि अधिकांश लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। महात्मा गांधी का सबसे खास बात यही है कि सभी लोगों को वो एकजुट करने में सफल रहे, इसीलिए उनको एक शानदार और सफल नेता बोला जाता है। एक अच्छे विचारक हैं या नहीं है उस पर विवाद हो सकता है, पर एक शानदार नेता थे, इसमें कोई शक नहीं है। एक शानदार नेता किसको कहते हैं? जो सभी लोगों को एकजुट करके चले। तो अधिकांश भारतीयों को वो एकजुट करने में मतलब एकदम सक्षम रहे। नेशनलिज्म लोगों के अंदर उन्होंने भरा। उन्होंने कहा कि देश पहले है आपके लिए, देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। ये बात अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो ये तमाम बातें जो आप देख रहे हैं कि आरसी मजूमदार जो साबित करना चाह रहे थे कि अपने जगह पर आरसी मजूमदार भी ठीक लगते हैं, और वो जो बेंजामिन डिजरेली और बीडी सावरकर या जवाहरलाल नेहरू जो कहना था, अब उनके बारे में मतलब फाइनली इस जो टॉपिक का जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष था या नहीं था, इसका हम लोग समीक्षा करते हैं कि क्या ये सभी बात को ये सही ही कह रहे हैं, फिर किसी किसी जगह पर ये गड़बड़ भी है। तो इसको पहले मिटाते हैं, फिर इस बात का हम लोग अच्छा पहले लिख लेते हैं आराम से। लिखाना तो भूल ही गए, तो लिख लीजिए इसी चीज़ को, पहले लैंग्वेज में लिखिए, लिखिए भूल जाते अभी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम हेडिंग डालिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में, संघर्ष के रूप में। चले अब छापना शुरू कीजिए। देखिए, ब्रिटिश नेता बेंजामिन डिज़रायली, ब्रिटिश नेता बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष बताया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष बतलाया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष बतलाया। तो साथ ही विनायक दामोदर सावरकर, एक ही आदमी का नाम है, बीडी सावरकर कोई फुल फॉर्म में कहते हैं, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिभाषित किया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिभाषित किया। पूर्ण विराम। आरसी मजूमदार ने यह कहा कि, नहीं उसी में पूर्ण विराम के बाद लिखना है। आरसी मजूमदार ने यह कहा कि, आरसी मजूमदार ने यह कहा कि डबल कोट करके लिखिएगा, ये जो डबल कोट है, डबल कोट करके लिखिएगा। यह ना तो प्रथम, उसके बाद कॉमा दीजिएगा। यह ना तो प्रथम कॉमा ना तो राष्ट्रीय या ना तो प्रथम कॉमा ना तो राष्ट्रीय कॉमा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। उसके बाद डबल कोट दे दीजिए। यहाँ पे था छूट गया था भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लिख लिए। उसके बाद पहला हेडलाइन डालिए कि प्रथम क्यों नहीं। लिखिए, प्रथम क्यों नहीं, प्रथम क्यों नहीं। हाँ, अब लिखिए इसके बारे में। 1857 से पूर्व भी, 1857 से पूर्व भी
ब्रिटिश को 1857 से पूर्व भी ब्रिटिश को अनेक अवसरों पर सशस्त्र विद्रोह का सामना करना पड़ा। सशस्त्र विद्रोह का सामना करना पड़ा था। वस्तुतः बहावी एवं संथाल विद्रोह ने बहावी एवं संथाल विद्रोह ने ब्रिटिश को सशस्त्र चुनौती दी थी। ब्रिटिश को सशस्त्र चुनौती दी थी। इस दृष्टि से 1857 का विद्रोह प्रथम विद्रोह नहीं था। प्रथम विद्रोह नहीं था। पूर्ण विराम। अब अगला हेडलाइन डालिए। हाँ लिखिए। हाँ, प्रथम हो गया। इस दोनों को एक ही में मर्ज कर लीजिए। क्या इस दोनों को एक में ही मर्ज कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें लिखिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष क्यों नहीं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष क्यों नहीं। हाँ, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष क्यों नहीं। चलिए इसके बारे में लिखिए। विद्रोह का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं था। विद्रोह का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं था, बल्कि संपूर्ण भारत में नहीं था, बल्कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त मध्य वर्ग, हाँ, आधुनिक शिक्षा प्राप्त मध्य वर्ग इससे अलग रहा। मध्य वर्ग इससे अलग रहा। इतना ही नहीं, इस काल में राष्ट्रीयता की भावना भी मौजूद नहीं थी। इस काल में राष्ट्रीयता की भावना भी
राष्ट्रीयता की भावना भी मौजूद नहीं थी। इस काल में राष्ट्रीयता की भावना भी मौजूद नहीं थी। पूर्ण विराम। विद्रोही अपनी अपनी समस्याओं के कारण अपनी समस्याओं के कारण एकजुट हुए थे। विद्रोही अपनी समस्याओं के कारण एकजुट हुए थे। पूर्ण विराम। विद्रोहियों ने कहीं भी भारत की आज़ादी की मांग नहीं की। भारत की आज़ादी की मांग नहीं की, बल्कि अनेक भारतीय अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। अनेक भारतीय अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। पूर्ण विराम। अब इसका समीक्षा करते हैं पहले, ठीक है? उसके बाद फिर पहले लिखते हैं समीक्षा, फिर आपको समझाते हैं। पॉज कर दीजिए फिर। चलिए अब इसका समीक्षा करते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष ये था या नहीं था, इस पर बात करते हैं। इससे पहले आरसी मजूमदार का क्या कहना था? आरसी मजूमदार का कहना था कि ना ही ये प्रथम, ना ही ये राष्ट्रीय, ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। अब उनकी बातों को खंडन हम लोग करते हैं आराम से। सबसे पहला बात अगर समझना हो कि इस विद्रोह का आप प्रभाव के हिसाब से मूल्यांकन कीजिए। देखिए ठीक है, ये सब बात आरसी मजूमदार का भी कहना सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन 57 की क्रांति का जब आप प्रभाव की मूल्यांकन करते हैं तो इम्पैक्ट तो ज़बरदस्त पड़ा। तो इम्पैक्ट के देखिए, किसी चीज़ का अगर आप मूल्यांकन करते हो उसके रिजल्ट के हिसाब से देखोगे ना। जैसे कोई बच्चा कितना पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? रिजल्ट। अगर वो रिजल्ट उसका बेहतर है तो फिर बाकी सब बात बेहतर है। 57 की क्रांति, ये बात बिल्कुल कहना सही है कि भारत में सभी जगह पर नहीं था, इसलिए इसको राष्ट्रीय नहीं कह सकते हैं। सभी लोग इसमें शामिल भी नहीं थे, ये बात भी सही है, लेकिन उसके बावजूद इसका जो परिणाम रहा वो खतरनाक परिणाम रहा। परिणाम काफ़ी अच्छा रहा। तो सबसे पहले समझिए कि इसका गंभीर प्रभाव देखिए। अंग्रेज़ों को इससे पहले हम बताए थे कि बहावी और ये संथाल विद्रोह जैसे भी आंदोलन वगैरह हुआ था, लेकिन ऐसे आंदोलन में कभी भी ऐसा नौबत नहीं आया अंग्रेज़ों को कि बाहर से सेना को बुलाना पड़े। वो भी सशस्त्र चुनौती था, विद्रोह था, लेकिन वो विद्रोह उतना खतरनाक नहीं था कि बाहर से सैनिक को बुलाना पड़े। ये विद्रोह बहुत खतरनाक था, बहुत हिंसक था। इसमें सेना किसी ब्रिटिश अधिकारी को बकसने के मूड में नहीं था। सीधा जो सामने आएगा निपटाया जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग तो उन्हीं से लिया था भाई। ट्रेनिंग तो अंग्रेज़ों से ही लिया था, तो वही ट्रेनिंग का इस्तेमाल उनके खिलाफ होने लगा। तो कहता है साम्राज्य की सुरक्षा के लिए पहली बार बाहर से सैनिकों को बुलाना पड़ा था। याद होगा क्रीमिया जब युद्ध खत्म हो चुका था तो फिर वहाँ से जो सैनिक लौट रहे थे उनको भारत बुला लिया गया था, क्योंकि वहाँ तो फुर्सत में हो गया था। तो बाहर से सेना को बुलाना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि मामला कितना गंभीर है। आपको याद होगा कि एक बार भारत में, इधर हाल फिलहाल की घटना है, मतलब 3-4 साल हो रहा होगा, हरियाणा में जो आंदोलन हुआ था ना, मतलब आरक्षण को लेकर के जाट आंदोलन हुआ था, वहाँ जो हुआ था, तो वो आंदोलन इतना ज़बरदस्त था कि भारत सरकार को सेना तक बुलाना पड़ गया था। समझ रहे? वो कितना खतरनाक आंदोलन था, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। लोग जगह जगह दुकान तोड़ रहे थे, जो तालाबंद दुकान है उसको भी आग लगा रहा था। विद्रोह भयानक था।
सेना बुलाने का मतलब ही है कि मामला बहुत ही गंभीर है, वरना पुलिस से काम नहीं चल जाता। तो बहावी विद्रोह या फिर जो आपका संथाल विद्रोह था, इसको तो ब्रिटिश अपने पुलिस के माध्यम से भी काम चला लिया, अपने सेना से भी काम चला लिया, लेकिन बाहर से सैनिक बुलाना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि मामला बहुत ही गंभीर है। दूसरा पॉइंट, अब देखिएगा 57 की क्रांति के बाद सामाजिक मुद्दों में अब अंग्रेज चुपचाप मुंह बंद कर लेंगे अपना। अब सामाजिक मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी वो अहस्तक्षेप की नीति अपनाएगा। देखेंगे सामाजिक रूप से कोई कानून अब नहीं बनेगा, जैसे पहले सती प्रथा पे बना, विधवा प्रथा पे बना, मतलब विधवा विवाह ने बोला, दास प्रथा पे भी थोड़ा बहुत बना ही था, बाल विवाह पर भी बना ही था। अब देखिए, हाँ शारदा एक्ट वगैरह तो बहुत बाद में बना था, लेकिन आप एक चीज़ तो नोटिस कर रहे ना कि ब्रिटिश अब किसी प्रकार का सामाजिक कानून नहीं बनाएगा। बोले भाई तेरा समाज है, जैसे चलना है भाई चलो, तेरे मामले में हम टांग नहीं अड़ाएंगे। तो समझ रहे, तो ये भी प्रभाव दिखता है कि कितना ज़्यादा वो भारतीयों से डर गए थे। उसके बाद ये वाला पॉइंट लास्ट में बताएंगे, ठीक है। पहले ये देख लीजिए, पहली बार ब्रिटिश सरकार को सशस्त्र विद्रोह की इतनी गंभीर चुनौती मिली थी, इतना खतरनाक, इससे इतना खतरनाक चुनौती कहीं नहीं था। हम पढ़ेंगे जनजाति विद्रोह भी बहुत सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं, कहीं भी आप ये नहीं देखिएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त चुनौती, 57 की क्रांति के टक्कर का एक भी मतलब विद्रोह नहीं हुआ था। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर, चूँकि मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो कई सारे हिंदू मुस्लिम भी एक तो थे ही, वो तो था ही, लेकिन इतना गंभीर विद्रोह कभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि सिपाही बहुत ट्रेंड सिपाही थे ये, और इनके द्वारा जो विद्रोह था वो बहुत ही खतरनाक था। आगे देखिए, तो पहली बार ब्रिटिश सरकार को इतनी सशस्त्र विद्रोह की गंभीर चुनौती मिला, ये भी एक पॉइंट था। दूसरे बात देखिए कि 57 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी हमेशा के लिए खत्म हो गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर शासन कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार। भारत सचिव जो पद बनाया गया था वहाँ ब्रिटेन में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मामला खत्म करके भारत सचिव का पद बना दिया गया। आप कह रहे हैं आपको याद नहीं होता है, याद तो है आपको, कह रहे याद कैसे रखा जाएगा? अच्छा अभी देखिए यही होता है ना, जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको लग रहा हो इतना सारा चीज़ पढ़ रहे हैं तो कैसे याद रखना है। याद रखना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, आप रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये चैलेंज है। याद आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये डर सबको मन में लगता है इतना सारा पढ़ रहे हैं कहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा, दिमाग को सब ध्यान में रहता है, आपको नहीं पता होगा पर जैसे सामने आएगा ना ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकलेगा। बस ये है कि क्लास में जब आप पढ़ रहे हैं या फिर जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, बस ध्यान से इसको बारीकी से समझना है, क्योंकि ये आपका जो क्लासेस चल रहा है वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिला करके, साथ ही साथ इंटरव्यू में भी यही सब चीज़ ध्यान रखा जाता है कि आपको पूछा जाएगा और पूछने पर आपको निष्कर्ष बताना होता है कि चलो भाई बताओ 57 की क्रांति के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या वो राष्ट्रीय था, इसको प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाएगा? पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो आपका ये तीनों स्तर पे पढ़ाई चल रहा है, इसलिए थोड़ा डिटेलिंग जरूरी है, और डिटेलिंग जब आप कर लेंगे ना, आप यकीन मानिए आपको टोटल याद रहेगा, बस आपको डर लगेगा पता नहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा। समझा हुआ चीज़ अक्सर याद रहता है, ठीक है। अब देखिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश महारानी का शासन यहाँ आ गया, क्राउन का शासन जिसको कहते हैं। दूसरा अगला पॉइंट देखिए, अब ब्रिटेन वाले विलय और विस्तार की नीति का भी क्या होगा? त्याग। अब बोलेगा कि अब कोई विलय और विस्तार नहीं करेंगे, मतलब विलय का मतलब है कि किसी भी दूसरे साम्राज्य को ब्रिटिश अपने साम्राज्य में अब नहीं मिलाएगा, विलय नहीं करेगा। दूसरा विस्तार, अब अपने साम्राज्य का और विस्तार नहीं करेगा। तो ये विलय और विस्तार की नीति का भी क्या करेगा? ये त्याग देगा, क्योंकि डर भी तो एक चीज़ होता है। अच्छा एक पॉइंट ये भी था कि बचा भी क्या था, लगभग सारे क्षेत्र तो तुम ले ही चुके थे, अंतिम में अवध को भी तुमने अपने क्षेत्र में मिला ही लिया था। तो एक हम कह सकते हैं कि उसके पीछे रीज़न ये भी था कि कुछ बचा भी नहीं था, सारा चीज़ तो तुम ले ही चुके थे, लेकिन फिर भी विलय और विस्तार की नीति तो त्याग दिया। जो भी बचा खुचा था उस पर भी अब ध्यान, अब बोला जैसे रहना यार रहो, हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो बड़ा पॉइंट है कि ये जो विद्रोह था, अब ये इनका क्या, मजूमदार का क्या कहना था कि ये राष्ट्रीय नहीं था, ठीक है नहीं था, मान लिए कि राष्ट्रीय नहीं था, लेकिन आगे चल के नेशनलिज्म के लिए ये विद्रोह प्रेरित किया। लोगों को ये बात तो समझ में आ गया कि जब चंद मुट्ठी भर हम लोग मिल करके जब अंग्रेजों को पानी पिला सकते हैं तो बाकी सभी लोग मिले होते, तो इनको तो कब का बुरिया बिस्तर समेट के निकलना पड़ जाता, फिर तो गांधी जी को उतना मेहनत भी नहीं करना पड़ता। बात समझ में आ रहा है? तो राष्ट्रीयता के विकास में कहीं ना कहीं ये प्रेरक यानी कि प्रेरणा की भूमिका ये निभाया। आगे चल के लोगों के लिए कि नेशनलिज्म एक बहुत बड़ा एक कहते हैं प्रेरणा के रूप में दिखा कि अगर सभी लोग एक हो जाए, एक राष्ट्र के बारे में अगर सब लोग सोचें
तो ये अंग्रेज को निपटाना कोई बड़ी, आप सोच रहे हैं कि 57 की क्रांति में जब इतने सारे लोग नहीं शामिल थे, उसके बाद अंग्रेजों की हालत ख़राब क्या। अंग्रेजों को उस समय जो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग को ये कहना पड़ा कि अगर सिंधिया और होलकर हमारा साथ नहीं दिए होते तो ब्रिटिश को तो कब अपना बोरिया बिस्तर समेट के लौटना पड़ जाता। ये बात लॉर्ड कैनिंग का कहना, अपना स्टेटमेंट वो देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो सिंधिया और होलकर जो बहुत बड़ा गड़बड़ किए, वो अगर वो साथ दिए होते तो फिर तो समझ लीजिए कि अगर सिर्फ सिंधिया और होलकर चुप भी बैठते ना तो ब्रिटिश को निकलना पड़ जाता। लेकिन वो तो उसका साथ दे दिए, सिंधिया और होलकर। कई सारे जो विद्रोही थे उन लोगों को मरवाने में उनका बहुत बड़ा रोल निभाया गया था। घर का भेदी लंका ढाए, समझते हैं ना, बस वही काम वो दोनों मिलकर के किए थे। अब देखिए एक पॉइंट पर देखिए इनको और काउंटर मिला आरसी मजूमदार को सब जगह से काउंटर मिल रहा है। अगला कहते हैं कि जब अमेरिका का आज़ादी हुआ था, कब हुआ था? 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ था, तो क्या उस समय सभी अमेरिकी ब्रिटिश के खिलाफ थे क्या? तो सभी अमेरिकी तो तब भी ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थे। जैसे कि 57 की क्रांति हुआ, क्या सभी भारतीय ब्रिटिश के खिलाफ थे? नहीं। तो बहुत सारे भारतीय तो ब्रिटिश का साथ दे रहे थे 57 की क्रांति के समय। उसी प्रकार से जब 1776 में अमेरिका में क्रांति हो रहा था तो बहुत सारे अमेरिका के लोग भी ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। तो बात तो सेम हुआ ना, बात तो सेम ही हुआ। तो क्या साथ देने के बावजूद भी अमेरिका आज़ाद नहीं हुआ था क्या? अमेरिका आज़ाद हुआ था, और अभी भी हम लोग आज़ाद हो सकते हैं। हम लोग तो आज़ाद होते होते बच गए। मतलब 57 की क्रांति में अगर थोड़ा सा मध्य वर्ग अगर ध्यान दिया होता, या थोड़ा सा अगर सिंधिया और होलकर थोड़ा सा चुप सिर्फ बैठता, हम लोगों को आज़ादी जो आज हम लोग जो वर्षगांठ मनाते हैं ये 57 में ही मिल गया होता। 47 तक वेट भी नहीं करना पड़ता, और शायद ये पाकिस्तान बनता भी नहीं तब ये शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश अपना होता। बस थोड़ा सा सिंधिया, मतलब कई बार कुछ लोग कहते हैं, मजाक में बोलते हैं कि काश अगर सिंधिया होलकर थोड़ा सा अगर चुप रहते उस समय सिर्फ, तो आज पाकिस्तान अलग नहीं होता। तो पाकिस्तान जो अलग हुआ वो इन्हीं लोगों का करा नाम है। मतलब ऐसा बोला जाता। वैसे तो पाकिस्तान तो अलग वजह से बना, पाकिस्तान तो वैसे भी बन के ही रहता जो सिचुएशन था उस समय। ठीक है, अंग्रेजों को मौका इतना ज़्यादा मिला कि फिर वो धीरे धीरे विभाजनकारी स्वरूप वो तो पढ़ेंगे आगे चल के, विभाजन हुआ तो क्यों हुआ, क्या उसको टाला जा सकता था कि नहीं टाला जा सकता था, ये तो आगे का टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे इस पर कभी और। तो देखिए कहने का मतलब है कि जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अनेक जो अमेरिकी थे वो जब ब्रिटिश का साथ दे रहे थे तो भी अमेरिका आज़ाद हुआ था 1776 में। इसलिए ज़रूरी नहीं कि समस्त नागरिक स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो ही, ऐसा इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सभी जो जितने भी सारे भारतीय थे वो सभी जो है अंग्रेज़ों के सपोर्ट में रहे ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस थोड़ा सा हम लोगों को और जोर लगाना था, हम लोगों को मिल जाता। ये टॉपिक जो हमारा था यही था हमारा समीक्षा। तो समीक्षा वाला जो बताया उसको थोड़ा सा लिखिए इसी चीज़ को, और फिर आपको उसको समझाते हैं। लिखिए प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष कैसे। हेडिंग क्या डालना है? प्रथम, समीक्षा में ये डालना है, इसमें लिखिए प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष कैसे, मतलब इसको साबित करना है। यही सारा बात को लिखाएंगे उसमें। प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष कैसे। देखिए लिखाना ना सबसे बोरिंग काम होता है, लिखना भी। लेकिन आपको नहीं लिखाएंगे तो अभी तो लेक्चर सुन करके आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन बाद में रिवीजन कैसे कीजिएगा, और फिर मेंस में जब पूछेगा तो फिर लिखिएगा कैसे, आंसर कैसे लिखिएगा। समस्या तो आंसर राइटिंग में है ना। अरे गोला कितना भी घेर लीजिए उससे रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट तो लिखने से होगा। तो चलिए लिखिए, छापिए। एग्जाम का असली तैयारी तो छापने में है। लिखिए 1857 के विद्रोह में के विद्रोह में पहली बार 57 के विद्रोह में पहली बार ब्रिटिश सरकार को सशस्त्र विद्रोह की गंभीर चुनौती का
सशस्त्र विद्रोह की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा था। गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा था और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बाहर से भी सैनिकों को बुलाना पड़ा था। बाहर से भी सैनिकों को बुलाना पड़ा था। तो साथ ही विद्रोह के पश्चात कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया। और भारत में ब्रिटिश सरकार ने विलय और विस्तार की नीति का त्याग करने और सामाजिक मुद्दों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। अतः प्रभावों की दृष्टि से इसे प्रथम कहा जा सकता है। अतः प्रभावों की दृष्टि से इसे प्रथम विद्रोह कहा जा सकता है, या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रथम कहा जा सकता है। वो जो बता रहे थे ना, जो प्रथम के बारे में वो कहते कि पहला विद्रोह नहीं था, तो क्या उसको पहला बोला जा सकता है? ये सबसे फर्स्ट बार इतना परिणाम के हिसाब से कह सकते हो कि इससे पहले इतना खतरनाक चुनौती कभी भी नहीं मिला था। उस हिसाब से इसको हम काउंटर कर रहे हैं, किसको? आरसी मजूमदार को। अगले पैराग्राफ चेंज कीजिए। प्रथम कहा जा सकता है। उनका तो ये कहना था कि इसको प्रथम विद्रोह थोड़ी कहते हैं, मजूमदार कहते थे इससे पहले भी विद्रोह का चुनौती मिल चुका था। हाँ, पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए, यह सही है कि
सही है कि यह सही है कि विद्रोह यह सही है कि विद्रोह क्षेत्रीय स्वरूप यह सही है कि विद्रोह क्षेत्रीय स्वरूप लिए हुए था, क्षेत्रीय स्वरूप लिए हुए था और समाज का मध्य वर्ग और समाज का मध्य वर्ग और समाज का मध्य वर्ग इससे अलग था, और समाज का मध्य वर्ग इससे अलग था तथा, सही बात है, मध्य वर्ग तो इससे अलग ही था, तथा अनेक भारतीय ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। अनेक भारतीय ब्रिटिश का साथ दे रहे थे, ठीक है। किंतु यह भी सत्य है कि यह भी सत्य है कि जब क्षेत्रीयता समझ रहे ना, अपने अपने क्षेत्र के लोगों की जो भावना थी, क्षेत्रवाद ही तो था उस समय। देखिए, क्षेत्रवाद जब व्यापक रूप ले लेता है ना, बहुत गंभीर हो जाता है। क्या? जब क्षेत्रीयता अपना व्यापक स्वरूप ग्रहण करती है, जब क्षेत्रीयता अपना व्यापक स्वरूप ग्रहण करती है तब एक राष्ट्र होने की भौगोलिक सांस्कृतिक अहर्ताएं पूरी हो जाती हैं। अहर्ता लिख पाइएगा? अहर्ताएं को एलिजिबिलिटी बोलते हैं ना, एलिजिबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। अहर्ताएं पूरी होती है। देखिए, कहने का मतलब ये क्या हुआ, जब क्षेत्रवाद अब व्यापक स्वरूप जब लेगा तो क्या बोला गया उसमें कि भौगोलिक सांस्कृतिक रूप से भी सब लोग एक हो जाएंगे, भौगोलिक रूप से भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सब लोग एक हो जाएंगे। तो जो भी चाहिए था लड़ने के लिए, जो विद्रोह करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए था, तो भौगोलिक रूप से भी एक हो रहे हैं और सभी के सांस्कृतिक रूप से भी सब लोग एक हो रहे हैं। तो भौगोलिक और सांस्कृतिक अहर्ताएं पूरी होने लगी, पूरी होती है, पूर्ण विराम, हाँ पूरी होती है। पैराग्राफ चेंज कीजिए। यह विद्रोह भारत के विभिन्न क्षेत्रों और लोगों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट होने की, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट होने की अपील करता है। मतलब अपील ही तो कर रहा है, सब लोग एक हो जाओ। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट होने की अपील करता है। अतः राष्ट्रीयता के विकास में, देखिए क्षेत्रवाद था लेकिन उसके बावजूद भी नेशनलिज्म इसके वजह से आया। अतः राष्ट्रीयता के विकास में इसकी प्रेरक की भूमिका रही। हाँ, इसकी प्रेरक की भूमिका रही। ठीक है, पूर्ण विराम। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए। जहाँ तक स्वतंत्रता संग्राम में समस्त नागरिकों के भाग लेने की बात है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी हर एक पॉइंट पे इसको खारिज किया गया है ना। मतलब वो क्या बोला कि स्वतंत्रता संग्राम, आर.सी. मजूमदार क्या बोला कि स्वतंत्रता संग्राम नहीं था ये, क्योंकि इसमें सभी लोग, भारत के लोग इसमें एक नहीं थे, राष्ट्रीय इसलिए नहीं बोलते थे वो। लेकिन अब ये क्या बोलेगा, जहाँ तक स्वतंत्रता संग्राम में समस्त नागरिकों के भाग लेने की बात है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी ऐसा नहीं था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी ऐसा नहीं था। पूर्ण विराम। वहाँ भी अनेक अमेरिकी अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे। अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे। अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे। इस तरह आप पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इस तरह पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, ये चूंकि कंक्लूजन वाला पार्ट है। इस तरह 1857 के विद्रोह में चाहे संपूर्ण भारतीय जनता की भागीदारी ना हुई हो, चाहे संपूर्ण भारतीय जनता की भागीदारी ना हुई हो, चाहे संपूर्ण जनता की भागीदारी ना हुई हो, किंतु यह लोगों को एकजुट होने की, एकजुट होने की प्रेरणा देता रहा। या लोगों को एकजुट होने की प्रेरणा देता रहा। वस्तुतः किसी विद्रोह का स्वरूप
वस्तुतः किसी विद्रोह का स्वरूप मात्र उसके लक्ष्य से ही निर्धारित नहीं होता है। उसके लक्ष्य से ही निर्धारित नहीं होता है, लक्ष्य से ही निर्धारित नहीं होता है, बल्कि इस बात से भी होता है, इस बात से भी होता है कि उसने क्या प्रभाव छोड़ा, उसने क्या प्रभाव छोड़ा। पूर्ण विराम। इस दृष्टि से राष्ट्रीयता के विकास, आज हाथ दर्द हो रहा है ना लिखते लिखते, एग्जाम में कैसे लिखिएगा 3 घंटा फिर। इस दृष्टि से राष्ट्रीयता के विकास और भारत को स्वतंत्र कराने की दिशा में यह प्रेरणा स्रोत बना रहा, लिखिएगा, यह प्रेरणा स्रोत बना रहा। ये लिख लिया। अब जो अंतिम, आज का जो क्लास का सबसे अंतिम टॉपिक ये है कि क्या 57 की क्रांति पुनर्स्थापनावादी स्वरूप लिए हुए था या नहीं था। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। पुनर्स्थापनावादी मतलब कि कहीं 57 की क्रांति फिर से वही पुराना तरीका को तो नहीं अपना रहा था। मतलब इसका भी हम लोग जस्ट इसको पहले मिटाते हैं, फिर आपको हम जस्ट बताते हैं कि 57 की क्रांति पुनर्स्थापनावादी स्वरूप था या नहीं था। तो पहले पॉज कर लीजिए। ये अब देखिए 57 की क्रांति के बारे में एक चीज़ और हम लोग को समझना है कि क्या ये पुनर्स्थापनावादी स्वरूप था। पुनर्स्थापना का मतलब क्या होता है, फिर से किसी चीज़ का मतलब रीस्टैब्लिशमेंट की बात हम बोल रहे हैं कि आखिर 57 की क्रांति के बाद मतलब राजनीति में क्या परिवर्तन आया, हम लोगों को वो समझना है। तो इसके लिए पहले आपको ये देखना होगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान क्या सिस्टम चल रहा था। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में कौन सा शासन चल रहा था, जब निरंकुश राजतंत्र का टाइम चल रहा था उस समय की बात हम बोल रहे हैं। तो ब्रिटिश शासन के पूर्व और उसके 57 के विद्रोह में क्या अंतर आया वो देखना है सब। तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान हम लोगों ने औपनिवेशिक शोषण को झेला, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गुलाम बनाया गया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक हर एक तरीके से हम लोगों को गुलाम बनाया गया, यानी कि हम लोग उपनिवेशिक शोषण हम लोगों का किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या इस तरह का औपनिवेशिक शोषण ब्रिटिश शासन के पहले दिखता है? नहीं, इस तरह का हम लोग उपनिवेश नहीं थे, गुलाम नहीं थे, क्योंकि वो जो शासक थे जैसे मुगल बाहरी थे, इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकते हैं, पर वो यहीं पर बन के रह गए। यहाँ का कोई धन लेकर के वो अपने क्षेत्र नहीं गए, अपने देश नहीं गए। यहाँ पर जो धन इकट्ठा करते थे कर के माध्यम से, उसका खर्च वो यहीं पर करते थे, अपने देश नहीं लेके चले जाते थे। तो हम ये नहीं कह सकते थे कि ये लोग भारतीयों को गुलाम बना कर रखा था। भारतीयों पर शासन करते थे पर वो गुलाम नहीं बनाए थे। शासन चलाना, शासन करना और गुलाम में अंतर होता है। बात समझ में आया? तो औपनिवेशिक शोषण नहीं था ब्रिटिश पूर्व, मतलब जब निरंकुश शासन चल रहा था, जब निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश का मतलब क्या होता है? निरंकुश का मतलब इस पर आप अंकुश नहीं लगा सकते हैं। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस बात पे कोई अंकुश लगाएगा? और राजा जो चाहेगा वही कानून बनेगा, राजा का इच्छा ही कानून है। तो उसको क्या बोलते हैं? निरंकुश राजतंत्र, मतलब मोनार्की चल रहा था उस समय। तो औपनिवेशिक शोषण ब्रिटिश शासन में था, लेकिन ब्रिटिश से पहले जो राजा वाला जो सिस्टम था उसमें औपनिवेशिक शोषण देखने को नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट, किसी प्रकार का नस्लभेद क्या आपको पहले दिखता है? ब्रिटिश से पहले किसी प्रकार का औपनिवेशिक
मतलब कि नस्ल भेद था? गोरे और काले के हिसाब से भेदभाव होता था? नहीं होता था। कहाँ काला गोरा के हिसाब से भेदभाव? नस्ल भेद का मतलब क्या है? आपका नस्ल अलग है, मेरा नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, पर नस्ल के हिसाब से नहीं होता था। काला गोरा के हिसाब से भेदभाव नहीं होता था। जबकि अंग्रेज के आने की वजह से नस्ल भेद क्या हो गया, बड़ा। अब वो काले और फिर वो श्वेत का कंसेप्ट लाएंगे, श्वेत नस्ल का सिद्धांत लाएंगे वो। तो नस्ल भेद अंग्रेजों के समय में था, जबकि इससे पहले नस्ल भेद नहीं था। ईसाईकरण पर बल देने की बात ये करेंगे, जबकि ये ईसाईकरण पहले था क्या? था ही नहीं। उसके बाद सामाजिक धार्मिक स्वतंत्रता को कम कर दिए, वो अलग अलग कानून बना करके हमारे धर्म में हस्तक्षेप किए, जबकि इससे पहले धार्मिक हस्तक्षेप नहीं होता था, आराम से सब लोग अपना अपना धर्म मान रहे थे। नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य कर दिए, कौन? ब्रिटिश। नील की खेती करो, अफीम की खेती करो, जूट, गन्ना, कॉफ़ी, चाय ज़बरदस्ती उगाने के लिए मजबूर करता था, जबकि इससे पहले नकदी फसल की खेती होता ही नहीं था। इसी नकदी फसल की खेती की वजह से अकाल आता था ना, भुखमरी आया था, जबकि इससे पहले भारत में ऐसी भुखमरी देखने को बहुत कम मिली है, बहुत कम। अकाल की बारंबारता कभी देखने को नहीं मिले, क्योंकि पहले खेती किस चीज़ का होगा? वही चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का। तो खाद्य फसल का उत्पादन पहले ज़्यादा होता था, जबकि अंग्रेज़ों के आने की वजह से क्या हुआ? नकदी फसलों की खेती को प्रमोट किया, तो इसके वजह से खाद्य फसल का उत्पादन कम हुआ। तो ये सब सिस्टम क्या था? ब्रिटिश से पहले एक सिस्टम समझ लिए, जब ब्रिटिश आया तब का सिस्टम देख लिए, और 57 की क्रांति के बाद क्या देखने को मिला? देखिए, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया था, ये सबको पता है कि नेता उन्हीं को बनाया गया था कि भाई आप ही लीड कीजिए। विद्रोह का केंद्र दिल्ली को बनाया गया था, चूंकि दिल्ली पे शासन कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। अब अच्छा, जितने भी सारे विद्रोही थे वो क्या चाहते? अपने उत्तराधिकारी चुनने की स्वतंत्रता की मांग की थी। बात वहीं पर नाटक गया था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, जो दत्तक पुत्र था दामोदर राव ही थे ना, कौन थे? नहीं, दामोदर राव शायद एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, पर दामोदर राव ही शायद नाम था। दत्तक पुत्र को गोद लेना चाह रहे थे वो, तो गोद लेने की प्रथा का विरोध कौन कर रहे थे? ब्रिटिश। तो उत्तराधिकारी चुनने का ही मामला दिक्कत हो रहा था ना, जो अलग अलग क्षेत्र से सब लोग, जो जैसे अवध को भी, हालांकि अवध को तो कुशासन के आरोप में मतलब शामिल किया गया था, लेकिन और जगह जो विद्रोही शामिल हो रहे थे, जो राजवाड़े लोग, जो देसी शासक थे, वो क्या चाह रहे थे? वो चाह रहे थे कि हम अपना उत्तराधिकारी को, हमको चुनने की आज़ादी मिले। जबकि ब्रिटिश कहता था अगर आपका तुम्हारा अपना पुत्र है फिर ठीक है, वरना आप उत्तराधिकारी चुन नहीं सकते हो। तो उत्तराधिकारी चुनने की स्वतंत्रता की मांग की। ये सारे लोग क्या चाह रहे थे कि हमारा अपना उत्तराधिकारी मिले। क्या ये भारत को आज़ादी, क्या ये लोकतंत्र की बात ये कह रहे हैं क्या? नहीं, ये चाहते थे फिर से क्या राजतंत्र ही हो। उसके अलावा कोई नई व्यवस्था की मांग की क्या इन्होंने? बोला नहीं। एक तरफ ब्रिटिश के टाइम में हम लोग औपनिवेशिक शासन देख रहे थे, और ब्रिटिश से पहले हम लोग निरंकुश राजतंत्र देख रहे थे। इन्होंने कोई नई व्यवस्था की डिमांड ही नहीं किया, ये बोला ही नहीं कि हमको कौन सी नई व्यवस्था चाहिए, ये लोकतंत्र का बात ही नहीं बोल रहा है। ये तो बस ये चाह रहा था कि मेरे अपने अपने क्षेत्र को तुम वापस कर दो, हम पर किसी प्रकार का कर ना लगाओ, फालतू का तुम आर्थिक शोषण ना करो हम पे। तो लोगों ने किसी भी नई प्रकार की व्यवस्था का डिमांड ही नहीं किया। लोग बोला जैसे पहले चल रहा था वैसे ठीक ठाक था, तो कोई नई व्यवस्था का बात बोलेगा तो इसको पुनर्स्थापनावादी स्वरूप कह सकते हैं। फिर से मतलब पुनर्स्थापना का मतलब क्या? जैसे पहले चल रहा था वैसे ही कह रहा था, तो पुनर्स्थापनावादी स्वरूप तो कह सकते हैं। कोई नया चीज़ इसमें बात नहीं हो रहा था, किसी भी प्रकार का नई चीज़ों का डिमांड यहाँ हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो बस यही था हमारा टॉपिक। तो 57 की क्रांति का ये हमारा अंतिम टॉपिक था। इसके बाद ये हमारा टॉपिक क्या हो गया? फिनिश। अब पढ़ेंगे हम लोग जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह अगले क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।